हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आर्टिकल 32 एवं 226 यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे दोनों के बारे में कि आखिर हैं क्या, और एक तुलनात्मक चार्ट के द्वारा ये भी समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, परीक्षाओं में प्रश्न इनसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो का। तो सबसे पहले देखिए, हमने हेडिंग दी है। हेडिंग क्या दिया है? अनुच्छेद 32 एवं 226 संवैधानिक उपचार, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं विधि का शासन। ये तीनों चीज इन दोनों अनुच्छेदों में समाहित है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो सिर्फ 32 और से सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिलती है, 13 भी उसमें शामिल है, 32 भी शामिल है, अन्य और भी अनुच्छेद बिखरे पड़े हैं जहां से आते हैं, लेकिन 32 उनमें सबसे प्रभावी है और साथ ही 13 ज्यादा प्रभावी है। चलिए आइए देखिए, इसका मूल बात क्या है। मूल बात मतलब कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों के हनन के ऊपर जब कोर्ट एक्शन लेती है तो उसका सिद्धांत क्या है। तो कहता है कि भारत का संविधान अधिकारों की घोषणा के साथ उनके संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था भी प्रदान करता है। यानी कि हमारे देश के संविधान में अधिकारों के साथ साथ उनको प्रभावी कैसे बनाया जाए उसके लिए भी घोषणा है या उसके लिए भी बातें लिखी गई है। और हाँ, वो व्यवस्था कैसी है? प्रभावी है। व्यवस्था कैसी है? प्रभावी है। यही करें श्रीमान, इससे क्या है, पीसीएस वाला जब पूछेगा तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। आइए अनुच्छेद 32 को सबसे पहले समझते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में मौलिक यानी कि 3 में है, यानी कि मौलिक अधिकार वाला सेशन में। यही से आपको ध्यान रखना होगा कि न्यायिक नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में। इसको याद रखिए। अगला कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। हजारों बार परीक्षाओं में यह चीज पूछा गया है कि किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। तो अनुच्छेद, तो क्यों कहा? अनुच्छेद 32 को ही उन्होंने संविधान का आत्मा क्यों कहा? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे ध्यान रखिए, व्यक्ति और नागरिक में फर्क होता है। नागरिक अधिकारों का उपयोग सिर्फ वो कर सकते हैं जो नागरिक, जबकि व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग वो सारे लोग कर सकते हैं जो भारत में रह रहे हैं। बस समझ रहे हैं? व्यक्ति कहाँ जहां लिखा हो और नागरिक जहां लिखा हो वहां पे आप विभेद कर लेंगे। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, अब आप ही से पूछ देगा कि क्या अनुच्छेद 32 सिर्फ देश के नागरिकों को है या उन लोगों को भी है जो देश के नागरिक नहीं? बोला जाइएगा। देखिए, अनुच्छेद 32 साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ पे नागरिक नहीं है, व्यक्ति है। अब अनुच्छेद 21 जो है वो सभी व्यक्तियों को भारत में प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 32 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 1996 में चकमा शरणार्थियों की एक समस्या थी। चकमा शरणार्थी क्या है आप सर्च कीजिए, मिल जाएगी आपको। चकमा शरणार्थियों की एक समस्या थी तो वहां पे क्या हुआ कि भारत ने उनको संरक्षण दे दिया अपने यहाँ। अब वो जिस जगह पे पहुंचे वहां पे लोकल लोगों से कुछ समस्या उनको हो गई, और ये होना ही है। जब आप शरणार्थी बन के कहीं जाते हैं तो वहां पर जहां पर आप जाते हैं वहां पे संसाधनों का दबाव होता है, वहां के लोगों को समस्या होने लगती है। तो जब लोकल लोगों ने या वहां के क्षेत्रीय लोगों ने उनके साथ समस्या शुरू हुई तो कुछ जगहों पे मारपीट की घटनाएं आ गई। अब जब मारपीट की घटना आ गई तो उन्होंने 32 का यानी कि चकमा शरणार्थियों ने अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ये जरूरी भी था क्योंकि संरक्षण यानी कि उन्हें भारत में बसने की सुविधा या भारत में रहने की सुविधा या भारत की भूमि पर अपने जीवन को कुछ समय तक या जब तक निर्णय न हो तब तक बिताने की सुविधा सरकार ने दी थी, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत आपको उनको संरक्षण करना पड़ेगा, और फिर भारत सरकार ने उनको उस तरह से संरक्षण दिया ताकि उनके जान माल का नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है उसके हनन के लिए वो नहीं जा सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो कोई अमेरिकी, कोई ब्रिटिश, कोई अन्य देश के नागरिक अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के लिए
सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी कि 32 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसे 14 प्राप्त है, 21 प्राप्त है, तो इसके हनन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि विदेशियों को भी भारत के कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। और हाँ, इससे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, या वैसे व्यक्ति को भी प्राप्त है जो भारत के नागरिक नहीं है। 3 शब्दों से पूछा जाता है। आप हमें बताएंगे। कथा कहानी में नहीं सुना रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लीजिए। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। यही प्रश्न पीसीएस में ज्यादा पूछा जाता है। ये 3 को लिख देगा, अब बोलेगा कि बताइए इसमें। तो अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, अर्थात इसे हटाया नहीं जा सकता है। और साथ ही अनुच्छेद 32 का प्रयोग कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसी का प्रयोग करते हुए, यानी कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के केस को देख सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधी शब्दों में एससी मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारिता का मतलब हुआ कि न्यायालय इस पर न्याय करेगा ही करेगा, मना वो नहीं कर सकता है। और न्यायालय को न्याय करने से इस अधिकार का मतलब 32 के तहत उसको छीना भी नहीं जा सकता। बस समझ रहे हैं, छीना भी नहीं जा सकता। तीसरा जो शर्त है इसमें, यह केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, यानी कि अनुच्छेद 32 तभी काम करेगा जब किसी व्यक्ति के कोई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कोई विधिक अधिकार, कोई कानूनी अधिकार का हनन हुआ है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकता है या अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, या उसे शक्ति प्राप्त है 5 तरह के रिट। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। याद रखिए 5 प्रकार के। 5 प्रकार के रिट क्या क्या होते हैं ये तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो हमने बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वो 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। रिट से जो सवाल होते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि किन परिस्थितियों में या किसके लिए कौन से रिट जारी किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जहां अधिकार है वहां उसके प्रवर्तन का भी उपाय होना चाहिए, यानी कि जहां अधिकार है वहां उसके इन्फोर्समेंट का भी उपाय होना चाहिए। पता लगा अधिकार तो है, उपाय है ये नहीं, तो फिर वो अधिकार नहीं रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सब चीजें को संविधान पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी जरूरी बात कि जब आप संविधान को पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द को ध्यान रखेंगे। मैंने अभी क्या बताया कि व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। जहां पे व्यक्ति लिखा हुआ है तो मान के चलिए कि सभी लोगों को प्राप्त है, भारतीय भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। और जहां नागरिक लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ ध्यान रखिएगा कि नागरिक को प्राप्त है। तो इस तरह से आप अनुच्छेद 32 को विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न तरीकों से ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 226 को। अब देखिए अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 226 को। अनुच्छेद 226 का जो दायरा है वो बड़ा है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन हेतु ही वो क्या कहते हैं रिट जारी कर सकता है, और साथ ही पूरे भारतीय क्षेत्र में वो जारी कर सकता है। इसके अलावा वो सुनवाई से मना नहीं कर सकता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई से मना नहीं कर सकता है। यही उसका मूल अधिकारिता में आता है। लेकिन हाईकोर्ट मना कर सकता है। हाईकोर्ट अन्य प्रभावी विकल्पों पर भी विचार करने को कह सकता है, यानी कि हाईकोर्ट के पास अपनी विवेकाधीन शक्ति है। इसके अलावा हाईकोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए रिट नहीं जारी कर सकता, वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि कोई कानूनी मामला है, वैधानिक मामला है, या अन्य वैसे कोई मामला जहां पे कोई व्यक्ति चला गया हाईकोर्ट में, तो उस मामले पर भी वो रिट जारी कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखें। हालांकि इसके दोनों में जो डिफरेंस होगा मैं बता दूंगा। पहले एक नजर इसको पढ़ लेते हैं। यह संविधान के भाग 6 में है।
जो राज्य के नागरिकों को प्रभावी न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 226 कहाँ पे है? भाग 6 में। एक क्वेश्चन यहां से आता है। इसकी अधिकारिता मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य वैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण हेतु भी है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति या नागरिक का वैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाईकोर्ट उस मामले को भी देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत उसको नहीं देखने जाएगा। बाकी अन्य मामले हैं तो है, तो बाकी अन्य मामला में तो फिर नीचे से जाना होगा। डायरेक्ट वो 32 में सिर्फ मौलिक अधिकार को देखता है। यह अपने क्षेत्र के अंदर वह व्यक्तिगत, संस्था या प्राधिकारों के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। यानी कि हाईकोर्ट जो है वो अपने क्षेत्र, जिस राज्य से वो संबंधित है, उसमें वह व्यक्तिगत या किसी व्यक्तिगत संस्था या संस्थाओं या प्राधिकारों के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। इसके पास इस मामले पर विवेकाधीन शक्ति है। यहीं से आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की विवेकाधीन शक्ति हाईकोर्ट को प्राप्त है। विवेकाधीन का मतलब है कि हाईकोर्ट मना कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं देखिए ऐसा है कि आप ये भी मामला है या इस तरह का कोई उपाय है, आप जाकर के देखिए, हम इसको नहीं सुनेंगे। लेकिन 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अर्थात यह सुनवाई से मना कर सकता है एवं अन्य प्रभावी विकल्पों को अपनाने का सलाह दे सकता है या कह सकता है। तो ये अनुच्छेद 226 है। देखिए अनुच्छेद 32 से 226 बड़ा नहीं है, कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। कंफ्यूजन को मैं पहले ही बोला, दूर रखिए। 32 सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन हेतु जारी कर सकता है। यह नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए है। जो जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है उसके लिए नागरिक जा सकते हैं, और जो जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है उसके लिए गैर नागरिक भी जा सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और कौन से मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। 226 के तहत कोई भी व्यक्ति इन्हीं सब चीजों के लिए वो जा सकता है। अथी में भी, क्या इसको बोलते हैं, हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट का इसमें व्यापक अधिकार है। वो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही नहीं, अन्य मामलों के हनन के लिए भी, जिसमें वैधानिक कानूनी मामला भी जारी कर सकता है। और साथ ही व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं, किसी के भी खिलाफ, संस्था, प्राधिकार, किसी के भी खिलाफ भी रिट जारी कर दे सकता है। ये दोनों में अंतर है। एक जो इसका व्यापक अंतर होता है वो अब आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। हमने इसको एक ढंग से बनाया है। देखिए, इसको पढ़िए और इसको पढ़ते हुए आप समझिए कि दोनों में क्या अंतर है। आपसे पुनः मैं आग्रह कर लूं कि इन दोनों अंतरों को, यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 के जो डिफरेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसको खुद से नोटबुक पे लिखें। याद रखिए, खुद से लिखना है। देखिए, मैंने बताया, मैंने पढ़ाया, मैंने समझाया, मैंने जितना भी बताया, जितना भी पढ़ाया, जितना भी समझाया, उसमें से आप जितना समझे, ये आपकी क्या बोलते हैं, विवेकाधीन शक्ति है। सॉरी, ये आपकी भी विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन नोट्स बनाना आपका मौलिक अधिकार है और आप इससे मना मत कीजिए। खुद से नोट्स बनाइए, खुद से समझिए, खुद से चीजों को देखिए। तो स्क्रीन पे दिख रही डिफरेंस को, अनुच्छेद 32 और 226 के डिफरेंस को देखिए। और हाँ, इससे संबंधित प्रश्नों और एमसीक्यू के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं, जहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। मैथ एक्सप्रेस के नाम से है, मैथ एक्सप्रेस बाय अभिषेक सर के नाम से है। आपको बायो में लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर जा सकते हैं। तो इसी डिफरेंस के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।